हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। असेसमेंट ईयर 25-26 की आईटीआर फाइलिंग स्टार्ट हो चुकी है और इस वक्त आप आईटीआर 1 और आईटीआर 4 को फाइल कर पा रहे हैं। यदि आईटीआर फाइलर्स की यहाँ पे स्टेटस चेक करें तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे लगभग 20 लाख से ज़्यादा लोगों ने आईटीआर को फाइल कर दिया है अब तक। और दोस्तों इसमें से 18 लाख से भी ज़्यादा आईटीआर्स को ई-वेरीफाई भी कर दिया गया है और इसमें से सिर्फ ऐसे 4 आईटीआर्स हैं जो केवल प्रोसेस्ड हुई हैं। मतलब इनकम टैक्स पोर्टल अभी कायदे से देखा जाए तो आईटीआर की प्रोसेसिंग स्टार्ट ही नहीं किया है। अब दोस्तों ये जो आईटीआर फाइल हुई हैं और जो यहाँ ई-वेरीफाई हो चुकी हैं, बहुत सारे टैक्स पेयर ऐसे हैं जो कि आईटीआर फाइल करने में जल्दीबाजी कर रहे हैं। तो इस वीडियो में आज आपको बताऊंगा कि आईटीआर फाइलिंग में जल्दी करने पे ऐसे 5 कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं जो कि आपको फेस करने पड़ सकते हैं। दोस्तों सबसे पहली जो कॉन्सिक्वेंसेस होती है जल्दी आईटीआर फाइल करने पे वो होता है मिसिंग और डिसअलाउड टैक्स क्रेडिट। नॉर्मली आप आईटीआर को इसलिए फाइल करते हैं कि आपको टीडीएस रिफंड मिल जाए। और दोस्तों ये टीडीएस रिफंड इनकम टैक्स ऑफिसर के द्वारा आईटीआर चेकिंग के दौरान हो सकता है कि डिसअलाउड कर दिया जाए, मतलब आपके बैंक अकाउंट में रिफंड नहीं आएगा या फिर आपके रिफंड मिस हो सकते हैं। तो दोस्तों आपका जो टीडीएस रिफंड है वो कब आपके बैंक अकाउंट में नहीं आएगा, कब वो डिसअलाउड हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि आपके ऊपर आईटीआर 1 एप्लीकेबल था, ठीक है, तो आईटीआर 1 में दोस्तों नॉर्मली लोग 26AS और फॉर्म 16 के आधार पर क्या करते हैं, अपनी आईटीआर को फाइल करते हैं। अब यहाँ पे देखिए 2 सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट हो रही है जो लोग जल्दीबाजी में अपना काम कर रहे हैं। पहला ये है कि फॉर्म 26AS और फॉर्म 16 की जो फिगर्स है सैलरी की वो दोस्तों मैच करनी चाहिए। लेकिन बहुत बार ऐसा ये हो रहा है कि आपका जो फॉर्म 26AS और 16 का जो टीडीएस अमाउंट है वो तो सेम है, लेकिन जो वैल्यू है जिस पे टीडीएस आपका कटा है वो डिफर कर रहा है, मतलब दोनों में डिफरेंस है। और दोस्तों दूसरा ये है कि इन दोनों ही डॉक्यूमेंट्स में आपकी टीडीएस के अमाउंट अलग है और साथ में वैल्यू भी अलग है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि फॉर्म 16 में जो टोटल सैलरी की वैल्यू आ रही है वो 879,398 की आ रही है, जबकि फॉर्म 16 में आप देख सकते हो जो सैलरी रिपोर्ट की गई वो है 6,57,798 की। यहाँ पे इन दोनों में कितना ह्यूज डिफरेंस आपको दिखाई दे रहा है। लेकिन आप ये देख सकते हो जो टीडीएस का अमाउंट है वो टीडीएस का अमाउंट दोस्तों सेम टू सेम रिपोर्ट किया गया है। मतलब यहाँ पे जो टीडीएस की वैल्यू है वो सेम है, लेकिन जो सैलरी की वैल्यू वो क्या है, डिफर है। अब ऐसे केस में लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे फॉर्म 26AS में देख रहे हैं कि ये वैल्यू हमारी कम आ रही है, इसी को रिपोर्ट कर देते हैं और आईटीआर को फाइल कर देते हैं। दोस्तों जब आप इस वैल्यू को लेकर के अपनी रिपोर्टिंग करेंगे तो आपका ये टैक्स अमाउंट कभी भी नहीं आएगा। और ऐसे केस में क्या होगा कि जो इनकम टैक्स ऑफिसर जब आईटीआर की चेकिंग करेगा तो दोस्तों आपका जो टीडीएस अमाउंट है जो कि आपने क्लेम किया हुआ लेकिन आपने इनकम यहाँ पे कम दिखाई है, तो वो आपका टीडीएस रिजेक्ट कर सकता है या फिर इसी इनकम के आधार पर जो टीडीएस वो कैलकुलेट करेगा वो आपको रिफंड के तौर पे इशू कर सकता है। और जो सेकेंड कॉन्सिक्वेंसेस आप फेस करते हो जल्दीबाजी में आईटीआर फाइल करने पे वो होता है आपकी आईटीआर डिफेक्टिव मोड में चली जाती है। क्यों चली जाती है? क्योंकि आप इनकम को अंडर रिपोर्ट करते हो। नॉर्मली यहाँ पे आईटीआर 1, आईटीआर 2, आईटीआर 3, आईटीआर 4, ठीक है, जो कि एक इंडिविजुअल और एचयूएफ क्लास के पर्सन के ऊपर एप्लीकेबल होता है। डिपेंडिंग अपॉन योर इनकम ये फॉर्म्स आपको फिलअप करने पड़ते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे क्या है कि एक सैलरी क्लास का जो पर्सन है वो आईटीआर 1 को फाइल कर रहा है या फिर उसकी बिजनेस और प्रोफेशन से भी इनकम हो रखी है तो आईटीआर 4 को भी वो फाइल कर रहा है। लेकिन दोस्तों इस पर्सन के कुछ इनकम ऐसे हैं जिसके लिए कि आईटीआर 2 आईटीआर 3 एप्लीकेबल है, लेकिन जल्दीबाजी में दोस्तों जस्ट रिफंड को क्लेम करने के लिए लोग क्या कर रहे हैं, आईटीआर 1 फाइल कर रहे हैं, आईटीआर 4 फाइल कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे मान लीजिए कि ये सैलरी की इनकम आपकी आ रही है, ठीक है, डिविडेंड की इनकम आ रही है, इसके बाद सेविंग बैंक की इंटरेस्ट आ रही है और सेल ऑफ सिक्योरिटीज एंड म्यूचुअल फंड्स आ रहा है। इसके बाद आपने क्रिप्टो वगैरह में ट्रेडिंग की हुई या इन्वेस्टमेंट किया हुआ तो उसकी इनकम आ रही है, ऑनलाइन गेमिंग की इनकम आ रही है, आपने म्यूचुअल फंड्स को परचेस किया हुआ ये आपकी इनकम आ रही है। दोस्तों AIS TIS से ये आपका सारा डेटा क्या होता है, मिल जाता है। अब ऐसे लोग जो कि सिर्फ
फॉर्म 16 और 26AS के आधार पर अपनी ITR को फाइल कर रहे हैं, उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट होने वाली है। डिफेक्टिव रिटर्न्स के नोटिसेस आपको रिसीव हो सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आपको जल्दीबाजी नहीं करनी है, आपको सिर्फ ये सैलरी की इनकम नहीं रिपोर्ट करनी है, आपको डिविडेंड भी लेना है, सेविंग बैंक इंटरेस्ट भी लेनी है। इसके बाद म्यूचुअल फंड और शेयर मार्केट का कैपिटल गेन आपको निकालना है, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। वर्चुअल डिजिटल एसेट्स में आपने ट्रेडिंग की हुई है या फिर आपने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग आपको अपनी रिपोर्टिंग करनी है। ऑनलाइन गेमिंग की इनकम रिपोर्ट करनी है। अब ऐसे केस में क्या है कि ये सारे जो इनकम है इसके लिए ITR 2 या ITR 3 एप्लीकेबल होगा, लेकिन आप जल्दीबाजी में ITR 1 को आप फाइल कर दिए तो ऐसे केस में आपका ये ITR अंडर रिपोर्टिंग की कैटेगरी में चला जाएगा और इनकम टैक्स ऑफिसर आपकी ITR को प्रोसेस करते समय उसको डिफेक्टिव में डाल सकता है और आपके रिफंड यहाँ पे फंस सकते हैं। ITR 2 और ITR 3 पोर्टल पे अभी दोस्तों अपलोड नहीं हो रहा है, तो आपको थोड़ा सा वेट करना है। जैसे ही अपलोड होने लगेगा आपको सही ITR फॉर्म अपलोड करना है। दोस्तों जो थर्ड कॉन्सिक्वेंसेस है ITR को जल्दी फाइल करने का, जो कि आपको फेस करना पड़ सकता है, वो है कि आपका जो TDS रिफंड है वो डिले हो सकता है या TDS रिफंड इनकम टैक्स ऑफिसर डिनाई कर सकता है। अब दोस्तों यहाँ पे क्या होता है, ये तभी होता है जब आपके AIS में, जो कि मैंने आपको भी दिखाया कि इतनी सारी इनकम आपकी आ रही है और आपका जो फॉर्म 26AS है और जो आपने ITR फाइल की हुई है ये क्या हो रहा है, मैच नहीं कर रहा है। तो आपका AIS फॉर्म 26AS और आपकी जो ITR फॉर्म है उसमें जो डेटा आपने फीड किया हुआ है इनकम की, डिडक्शंस की, एग्जेम्पशंस की, वो आपकी मैच करनी चाहिए। दोस्तों यदि ये मैच नहीं करेगा तो आपका रिफंड क्या हो जाएगा, डिनाई हो जाएगा, आपका रिफंड इशू नहीं होगा। और नेक्स्ट यहाँ पे जो कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ सकते हैं वो है कि आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस रिसीव हो सकती है। देखिए पहला सिचुएशन मैंने आपको बता दिया था कि यदि आपके फॉर्म 16 और 26AS में TDS सेम है, वैल्यू डिफर कर रहा है, या फिर TDS भी डिफर कर रहा है, वैल्यू भी डिफर कर रहा है, और आपने उसमें क्या किया, चालाकी करके अपने इनकम को आपने रिपोर्ट की हुई है, आपने एडजस्टमेंट नहीं किया है, तो ऐसे केस में दोस्तों आपका जो ITR है और AIS और 26AS है वो क्या होगा, मैच नहीं करेगा। आपने अपने ITR में TDS रिफंड को क्लेम करने के लिए कुछ फेक डिडक्शंस या एग्जेम्पशंस आपने क्लेम किया हुआ है तो उसकी भी चेकिंग होगी। और दोस्तों आपको सेक्शन 33(6) के नोटिसेस मिल सकते हैं, सेक्शन 131A के नोटिसेस मिल सकते हैं, या फिर सेक्शन 139(9) के नोटिसेस मिल सकते हैं। तो आपको इन नोटिसेस से बचना है, तो जल्दीबाजी में अपनी ITR को आपको फाइल नहीं करना है, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे नंबर 5 है ITR प्रोसेसिंग डिलेड। दोस्तों जल्दीबाजी में ITR जब आप फाइल करते हो, आपने 26AS को सही ढंग से चेक नहीं किया या फिर आपने AIS को चेक नहीं किया, आपने अपनी इनकम को फॉर्म 16 के आधार पर भर दिया, उल्टे सीधे डिडक्शंस एग्जेम्पशंस आपने क्लेम कर लिए और आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि हमारी ITR जल्दी ही प्रोसेस हो जाए, तो आपकी ITR प्रोसेसिंग डिले भी हो सकती है। तो ऐसे केस में दोस्तों आपको अपनी ITR को करेक्ट इन्फॉर्मेशन के साथ रिवाइज करनी है। जब आप अपनी ITR को करेक्ट इन्फॉर्मेशन के साथ रिवाइज कर देंगे तो आपकी ITR जल्द ही प्रोसेस हो जाएगी और आपका यदि TDS रिफंड जेन्युइन है तो फिर आपको वो इशू कर दिया जाएगा। तो जब तक ITR 2 और ITR 3 अपलोड होना स्टार्ट नहीं होगा तब तक ITR की प्रोसेसिंग में भी स्पीड नहीं आएगी। इसलिए जिन लोगों ने अपनी ITR को फाइल कर दिया है वो अपनी ITR को चेक कर लें प्रॉपर तरीके से, और दोस्तों AIS से और फॉर्म 26AS और अपने फॉर्म 16 से प्रॉपर रिकंसाइल कर लें। यदि दोस्तों कोई भी गड़बड़ी है तो आपके पास अभी भी मौका है, आप उसको रिवाइज कर सकते हैं, या फिर आपके ऊपर ITR 2 या ITR 3 एप्लीकेबल है तो ऐसे केस में आपको वेट करना चाहिए और जैसे इसकी अपलोडिंग स्टार्ट होती है आपको अपनी ITR को रिवाइज करना है, जिससे कि आपकी जो प्रोसेसिंग है वो सही ढंग से हो सके और आपके रिफंड इशू हो सके। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई होगी, अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।